और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। डॉक्टर गुलेरिया, आपका स्वागत है आज तक पर। आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक नए किस्म को लेकर, नए प्रकार को लेकर। इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे दर्शकों को? तो ब्रिटेन में, यूके में एक नया वायरस जो एक म्यूटेशन जो है इस वायरस का, कोविड-19 का, उसको रिपोर्ट किया है, उसको ऑब्जर्व किया है। और उन्होंने ये देखा है कि ये जो वायरस का जो नया जो म्यूटेशन हुआ है, हमें ये समझना चाहिए कि कोविड-19 जो वायरस है उसमें म्यूटेशन होते रहते हैं। कुछ हद तक पहले भी म्यूटेशन हुए हैं, लेकिन ये जो म्यूटेशन उन्होंने देखा है जो लंदन और साउथ यूके में, इंग्लैंड में पाया गया है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जहां जहां पे ये म्यूटेशन हुआ है वहां पे केसेस एकदम वहां पे बढ़े हैं। तो उनका ये उससे नतीजा निकला कि ये जो म्यूटेशन है ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ये ज़्यादा जल्दी फैल रहा है, लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल एडमिशंस या सीरियसनेस ऑफ पेशेंट्स नहीं बढ़ा। तो ये उन्होंने इसीलिए हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर ये म्यूटेशन ऐसा है कि ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ज़्यादा जल्दी फैलता है, तो जहाँ भी ये जाएगा वहाँ पे केसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इसको हम बहुत ज़्यादा आगे दुनिया में ना फैलने दें, और इसीलिए कई देशों ने यूके से अपनी फ्लाइट्स को बंद किया है, और जो भी वहाँ से पेशेंट लोग आ रहे हैं उनकी सर्वेलेंस और टेस्टिंग जो है वो जोर शोर से शुरू कर दी है। डॉक्टर साहब, भारत ने भी फ्लाइट्स बंद की हैं 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली। इसके पहले बहुत सारे लोग आ चुके होंगे। क्या भारत में अभी तक कोई ऐसा केस नजर में आया है या उसको पकड़ने की हमारी तैयारी पूरी है? भारत में अभी तक ऐसा केस कोई पकड़ में नहीं आया, लेकिन अब जो केसेस आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जो हम टेस्ट कर रहे थे वो हम यही देख रहे थे कि कोई पॉजिटिव है या नहीं है। अब हम उसकी हमें कुछ हद तक जेनेटिक सीक्वेंस भी देखने की ज़रूरत पड़ेगी जो यूके से लोग आ रहे हैं, कि उनमें कोई जेनेटिक वेरिएशन तो नहीं है उस वायरस में, जो ये नया स्ट्रेन है ये तो नहीं है। और अगर है तो फिर उन लोगों को हम आइसोलेट करें, उनकी सर्वेलेंस ज़्यादा करें, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज़्यादा करें, जिससे ये हमारे कम्युनिटी में ये जो केसेस इस टाइप का वायरस है, इसका जो वेरिएंट है, वो ज्यादा ना फैले। भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है ये? भारत के लिए, क्योंकि हमारे केसेस अब कम हो रहे हैं और हम ऐसी अच्छी स्थिति पे हैं और दुनिया के कई देशों के मुकाबले, इसलिए हमारे लिए सतर्क रहना और बहुत प्रोएक्टिव रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जो कुछ हमने गेन किया था कई महीनों में लॉकडाउन के बाद और बहुत मेहनत के बाद, वो सब कुछ उसमें कोई लॉस हो और हमारे केसेस फिर बढ़ने शुरू हो। इसलिए बहुत जरूरी है हर एक लेवल पे सतर्क रहें और ये पूरी कोशिश करें कि ये वाला जो स्ट्रेन है ये हमारे देश में ना आए, और अगर आता है तो ज्यादा फैल ना पाए। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का कहना यह भी है, जैसा आपने खुद जिक्र किया, कि ये वायरस पहली बार म्यूटेट नहीं हुआ, बहुत बार म्यूटेट हो चुका है, बहुत सारी तरह के स्ट्रेन्स आ चुके हैं। जब बीच में किसी स्ट्रेन को लेकर इतना हंगामा, इतना हाय तौबा नहीं हुआ, तो इसी को लेकर ज्यादा क्यों? इसको लेके इसलिए ज्यादा हो रहा है, और ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि अगर ये सही है या नहीं, ये बात भी एक है। क्योंकि इसमें इसलिए ज्यादा हंगामा हुआ है क्योंकि यूके की सरकार ने इसको माना है कि ये एक वेरिएशन है जिससे उनके देश में इन्फेक्शन बढ़ रहा है। लेकिन इसको हमें हमें बड़े ध्यान से देखना चाहिए। उन्होंने जो कहा है, उन्होंने ये कहा है कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि जहां जहां पे इस म्यूटेशन का को ज्यादा परसेंटेज में देखा गया, वहां पे केसेस भी ज्यादा देखे गए। तो ये उन्होंने ये तात्पर्य निकाला कि जहां जहां ये वेरिएंट है वहां पे केसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन ज्यादा केसेस होने के और भी कई कारण हो सकते हैं, कि क्राउडिंग ज्यादा हुई, क्रिसमस आ रहा है, लोग मार्केट में इकट्ठे हुए, मास्क नहीं डाला, और इसलिए उस एरिया में केसेस बढ़ गए। तो इसलिए हमें ज्यादा और डेटा चाहिए ये कहने के लिए कि इस वेरिएंट से ही केसेस बढ़े हैं। लेकिन क्योंकि अभी तक वो डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इट इज बेटर कि हम कॉशियस रहें, प्रिकॉशन ज्यादा रखें, और जब तक वो क्लियरिटी नहीं आएगी हम कोई चांस ना लें जिससे केसेस हमारे देश में ना बढ़े। तो मेरे को ये लगता है कि अगले कुछ दिनों में हमें एक क्लैरिटी आएगी कि ये जो इंक्रीज इन केसेस जहां पे ये वेरिएंट है वो एक चांस की बात है, या एक्चुअली ये वायरस जो है ये ज्यादा एकदम इन्फेक्शियस हो गया है। इस जिन वैक्सीन पे काम हो रहा है उनकी जो क्षमता है उस पर आपको लगता है दोबारा से चिंता करनी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा? तो हमेशा जब कोई म्यूटेशन आता है तो यही चिंता रहती है कि इससे वैक्सीन की एफिकेसी भी कोई फर्क तो नहीं पड़ा है।
अभी तक जो यूके की जो कोविड-19 जीनोमिक यूके का जो ग्रुप है उसका जो डेटा आया है, उससे ये लगता है कि जो ये वेरिएशन आया है, ये इसका कुछ हद तक जो स्पाइक प्रोटीन है जहाँ जहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए, उस पे थोड़ा बहुत असर है, लेकिन इतना ज़्यादा असर नहीं है कि वैक्सीन पे कोई मेजर इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ़ उनका डेटा है। अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि यूके में ऑलरेडी वैक्सीन प्रोग्राम चला हुआ है, तो उस वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ये जो वेरिएंट है, ये कैसा उसका तालमेल बैठता है और उसमें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज अच्छी बनती हैं या नहीं, और हम इस वैक्सीन से इस नए वेरिएंट को भी प्रोटेक्शन मिलता है या नहीं। अगर वो रहता है तो हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीन अभी तक कामयाब रहेंगी। तो अगले कुछ दिनों में ये वाला डेटा भी आना चाहिए, जिससे वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में भी हमें पता चलेगा। डॉक्टर साहब, हमारे देश की वैक्सीन को लेकर अभी भी लोगों के मन में संशय के बादल हैं। एक तरफ ये बातें छोड़ भी दी जाएं कि वैक्सीन को लेके बहुत से लोगों के मन में एक शंकाएं हैं कि लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। उसके पहले सबसे बड़ी बात तो यही है कि वैक्सीन आएगा कब। आज भी स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा है कि जनवरी में आप उम्मीद कीजिए कि एक साथ कई सारी वैक्सीन आपको मिल जाएंगी, लेकिन दावे के साथ वादा करते हुए कोई आप बता सकते हैं कि कौन सा वैक्सीन भारत में सबसे पहले और कब से मिलना शुरू हो सकेगा? भारत में 2 वैक्सीन जो हैं, जो हमारे अपने ही ट्रायल में हैं, जो सीरम इंस्टीट्यूट का है और भारत बायोटेक का है, वो फेज़ 3 के ट्रायल में है और उनके ट्रायल कुछ हद तक अंतिम चरण में है। अब वो डेटा जो है, वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को एक दफ़ा वो दे चुके हैं, लेकिन वो और डेटा उनको देना पड़ेगा, क्योंकि अभी पूरी तरह से कुछ ट्रायल का डेटा आया नहीं है, फ़ॉलो-अप डेटा नहीं आया है। जब भी हम किसी वैक्सीन को देखते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वैक्सीन सेफ़ है। और तभी हम ये कह सकते हैं कि ये सब लोगों में लगाई जाए। जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में एक्सपर्ट्स बैठते हैं, वो पूरा डेटा बड़े ध्यान से देखते हैं और जब तक वो कन्विंस नहीं होते, तब तक वो वैक्सीन को लाइसेंसिंग के लिए अलाउ नहीं करते। दूसरा, वो देखते हैं कि एफिकेसी है। तो अभी जो है, जो वैक्सीन ट्रायल अब ऑलमोस्ट अंतिम चरण पे है, जब उनका डेटा इस तरह का रोबस्ट आ जाएगा और यूके वाला डेटा जो एस्ट्राज़ेनेका का है, वो भी कुछ दिनों में आ जाएगा, और वो वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट की है, वो एक ही वैक्सीन है, तो हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये वैक्सीन सेफ है और इफेक्टिव है, और तब हम जो है इसको रोल आउट कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक या अर्ली नेक्स्ट ईयर तक ये अप्रूवल आ जाएगा। तब तक हमारी तैयारी भी हो जाएगी पूरी, कि वैक्सीन को कैसे लगाना है, कैसे हर एक क्षेत्र में पहुंचाना है। तो जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी, तो अगले साल के शुरुआत में ही वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में जहां अभी भारत का वैक्सीन ट्रायल की फाइनल स्टेजेस में है, एक नए म्यूटेशन का आना, ये भारत के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है या फिर एक नई समस्या, नई चुनौती खड़ी हो गई है? इस पे हमें डेटा चाहिए होगा कि ये जो वेरिएशन है, ये किस टाइप का है। अगर ये लगता है कि ये वैक्सीन पे इफेक्ट कर रहा है, तो हम अभी ही अपने वैक्सीन की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको चेंज कर सकते हैं, जिससे ये म्यूटेशन का हम जो है इफेक्ट को हम उसमें काउंटर कर पाएं। लेकिन इसके लिए हमें पहले डेटा चाहिए होगा कि ये जो वेरिएंट है, इसकी वैक्सीन के साथ एफिकेसी में कितना फर्क है या कोई फर्क नहीं है। तो हमें कुछ दिन वेट करना पड़ेगा कि यूके से डेटा आए कि जो उनके पास ये नया वेरिएंट आया है, इसका वैक्सीन पे कितना असर पड़ेगा। और जो एक हमारे पास वैक्सीन है, वो यूके ही की वैक्सीन ही है, एस्ट्राजेनेका कंपनी की और ऑक्सफोर्ड की। तो वहां से डेटा जो है वो हमें काफी हद तक आ जाना चाहिए जल्दी, और तभी हम फिर ये कॉन्फिडेंटली कह पाएंगे कि ये वैक्सीन अभी भी इफेक्टिव है। जो लोग इस नए वायरस स्ट्रेन के शिकार हो रहे हैं, उनमें लक्षण वैसे ही हैं जैसे पहले हुआ करते थे, या कोई नया लक्षण पहचान में आया, कोई नई चीज ऐसी आई जो आप हमारे दर्शकों को जानकारी के लिए बता पाएं? अभी तक जो देखा गया है, लक्षण बिल्कुल वैसे ही है। वायरस वही है, कोविड-19 ही वायरस है, म्यूटेट कर किया हुआ है उसने, और वो म्यूटेशन हम पिछले कई महीनों में देख रहे हैं। ऑन एवरेज अगर हम देखें तो ये वायरस महीने में 1-2 दफा म्यूटेट करता ही है। इस दफा म्यूटेशन का इसलिए कंसर्न है क्योंकि यूके अथॉरिटीज ने ये पाया कि जहां पे ये म्यूटेशन हुआ है, वहां पे केसेस एकदम बढ़े हैं और इन्फेक्शियस, इसलिए ये ज्यादा स्ट्रेन लगता है, लेकिन मोर्टेलिटी या हॉस्पिटल एडमिशन ज़्यादा नहीं है। तो ये वायरस जो है, ये अपने आप को चेंज करता रहता है, म्यूटेट करता रहता है, क्योंकि वायरस अपनी तरफ से भी सर्वाइव करने की कोशिश या फैलने की कोशिश करता है। तो ये उसी का एक सॉर्ट ऑफ स्टेप है। तो इस नए कोरोना के लिए टेस्ट भी नए तरीके से करना होगा, कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, या वैसे ही होता रहेगा जैसा पहले होता है?
टेस्ट बिल्कुल वैसे ही होंगे, आरटी-पीसीआर टेस्ट वैसे ही होगा, उसी से पता चलेगा कि पॉजिटिव है या नहीं। लेकिन ये पता करने के लिए कि ये एक नया वेरिएंट है नहीं, उसके लिए हमें जेनेटिक सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए कई हद तक कई लैब्स ऑलरेडी इस पे काम कर रही हैं। तो कुछ सैंपल जैसे-जैसे लोग आ रहे हैं उनका लेके हम जेनेटिक सीक्वेंसिंग करके देख भी सकते हैं कि ये जो नया वेरिएंट है, ये हमारे देश में है या नहीं है। डॉक्टर साहब, वैक्सीन को लेके बहुत सारे तरह के भ्रम लोगों के मन में हैं। कुछ लोगों को यह लग रहा है कि पता नहीं किस तरीके का टीकाकरण होगा, पोलियो जैसा होगा क्या, कई वर्ष लग जाएंगे देश के तमाम लोगों को टीका लगने में। कुछ लोगों को लग रहा है कि सरकार जो प्लान बना रही है उसमें किसी तबके को नंबर जल्दी आ जाएगा, किसी तबके को बहुत लेट होगा। तो इस पर थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं क्या? तो देखिए, वैक्सीन की तो पूरी तैयारी हुई है कि किसको लगेगा और हमारा ये मानना है कि हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और प्रायोरिटी में दो ग्रुप्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो जिससे हम डेथ्स कम करें, कोविड के कारण जो डेथ्स हो रही हैं उसको और कम करें। इसलिए जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनको वैक्सीन पहले लगनी चाहिए। दूसरा वो ग्रुप है जो जिनको एक्सपोजर के ज़्यादा चांसेस हैं, इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। जब इन सबको लग जाएगा तो काफ़ी हद तक हमारे जो केसेस हैं वो भी कम होंगे और डेथ्स भी कम होंगी। उसके बाद हम और लोगों को भी लगाना शुरू करेंगे, जिससे हमारा ओवरऑल जो केसेस हैं वो कम होंगे। तो ये तो एक फेजेस में वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा और इसी से हमारे केसेस भी कम होंगे, हमारी डेथ्स भी कम होगी और हमारे पास सफिशिएंट डोजेस होंगे जिससे हम सब लोगों को आस्ते-आस्ते वैक्सीनेट कर पाएँ। हरियाणा के मंत्री ने वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लिया। उनका वैक्सीनेशन अभी पूरा नहीं हुआ था, उसके पहले वो कोरोना पॉजिटिव हुए, जिसके बाद बहुत से लोगों के मन में ये सवाल खड़ा हो गया कि पता नहीं ये वैक्सीन कारगर है भी या नहीं। इस शक को कैसे दूर करेंगे? देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये मैं सब लोगों को यही कहूँगा कि वैक्सीन के टीके के 2 इंजेक्शन लगते हैं 28 दिन के अंतर में और इसलिए एक इंजेक्शन लगने से आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। जब तक आप दूसरा टीका जो है 28 दिन बाद नहीं लगाओगे, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके एंटीबॉडीज़ बनाएगा और जब दूसरा टीका भी लग जाएगा, तो उसके बाद भी 10 से 2 हफ्ते लगते हैं, 10 दिन से 2 हफ्ते लगते हैं, जब तक आपके बॉडी में सफिशिएंट न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ नहीं बनती। इसीलिए टीका दोनों लगाएं और उसके बाद भी 2 हफ्ते तक आप अपने आप को पूरा प्रिकॉशंस में रखें, तब तक आपको कोई प्रोटेक्शन वैक्सीन से नहीं मिलेगा। इसलिए एक टीका लगाने के बाद अगर आप दूसरे बूस्टर डोज के लिए नहीं आएंगे, तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि एक टीका लगाने से कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसका दूसरा डोज भी 28 दिन बाद लगाना ज़रूरी है और उसके भी हफ्ते, 10 दिन, 2 हफ्ते लग जाएंगे एंटीबॉडीज बनने में, इसलिए आपको तब तक पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाना पड़ेगा। यानी कि 2 वैक्सीन अगर लगने हैं, उसके दरमियान कोई भी आदमी दोबारा कोरोना इन्फेक्टेड हो सकता है, पहली चीज। और दूसरा, इसमें ऐसा नहीं है कि 50% आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई एक टीके से और बाकी 50% दूसरे से बढ़नी है, या ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो आपका टीका जो है, अगर ऐसा होता तो फिर हम कहते चलो एक लगा लेते हैं, बाद में देखेंगे। दोनों दोनों जो शॉट्स हैं, फर्स्ट शॉट और दूसरा शॉट लगाना जरूरी है और ये हमारी वैक्सीन के लिए नहीं है। जो फाइजर की वैक्सीन है या मॉडर्ना की वैक्सीन है, सब में 2 शॉट्स लगाने हैं, क्योंकि तब जाके ही सफिशिएंट एंटीबॉडीज बनती हैं जो हमें कोविड से प्रोटेक्शन दे सकती हैं। 25 म्यूटेशन अभी तक इस कोरोना वायरस के रिकॉर्डेड हैं, जो कि दुनिया भर ने अध्ययन करने के बाद, रिसर्च पेपर्स में पब्लिश करने के बाद सामने रखे हैं। ये जो नया म्यूटेशन जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं, ये ऐसे समय पर आया है जब पूरी दुनिया, डॉक्टर साहब, एक तरीके से पार्टी मोड में होगी। 25 दिसंबर आएगा, क्रिसमस, दुनिया भर में जश्न होता है, फिर नया साल आएगा, दुनिया भर में जश्न होता है, भारत में भी जश्न होंगे। आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे समय पर? मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम इस सिचुएशन पे पहुंचे हैं कि जहां हम कह रहे हैं कि हमारे केसेस कम हुए हैं और वैक्सीन जो है कुछ हद तक आने वाली है और कारगर रहेगी, अभी तक जो डेटा है, इस टाइम में हमें पूरी तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो मास्क की बात हो, चाहे 2 गज की दूरी की बात हो, चाहे हैंड वॉशिंग की बात हो, क्योंकि इस समय में हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे ही कोई रिश्तेदार या नज़दीकी कोई व्यक्ति कोविड से हॉस्पिटल में पहुंचे या उसकी जान जाए। जब हमें ये पता है कि 1-2 महीने में वैक्सीन सबको लग जाएगी और अभी तक जो भी डेटा है वो ये सजेस्ट करता है कि वैक्सीन इफेक्टिव है। अगर म्यूटेशन भी हुआ तो वैक्सीन को मॉडिफाई किया जा सकता है जिससे वो इफेक्टिव रहे और तब भी लोगों को प्रोटेक्शन दे।
बच्चों को लेके डॉक्टर साहब अभी तक पूरी दुनिया भर में कहीं वैक्सीन को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा सामने नहीं आई है कि ट्रायल में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं या बच्चों का वैक्सीनेशन जो होगा उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, कब से किया जाएगा, ऐसा क्यों है? जब भी नई वैक्सीन आती है और उसके ट्रायल होते हैं तो दो वर्ग है जिनको हम एक्सक्लूड करते हैं, शुरू में उनको नहीं इंक्लूड करते हैं। एक बच्चे हैं और एक प्रेग्नेंट वुमेन है, क्योंकि अभी तक हम ये देखना चाहते हैं कि इनमें पहले हम देख लें कि एडल्ट्स में वैक्सीन सेफ है, उसके बाद हम इन ग्रुप्स में जो ज़्यादा वनरेबल हैं इनमें वैक्सीन की ट्रायल करते हैं। बच्चों में अब वैक्सीन ट्रायल शुरू हुआ है देखने के लिए कि बच्चों में कितना इफेक्टिव है। एक बात अच्छी है कि ये जो वायरस है कोविड-19 ये बच्चों में माइल्ड इलनेस करता है, और हमने ये भी देखा है कि अनलाइक H1N1 प्रेगनेंसी में भी ये ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में इसका असर ज़्यादा है कि गर्भवती माँ को भी कोई असर होता है या जो पेट में फीटस है उसको कोई असर होता है, ज़्यादा असर होता है। इसलिए ये वायरस जो है ये चिल्ड्रंस में या प्रेग्नेंट वुमेन में इतना ज़्यादा असर नहीं करता, लेकिन इन पे जो ट्रायल्स हैं वो बाद में ही होती है और अब वो ट्रायल शुरू हुई हैं। इसलिए अगर हम देखें अभी तक जो भी डेटा है उसमें बच्चों में और प्रेग्नेंट वुमेन में वैक्सीन एडवाइस नहीं की जाती। डॉक्टर साहब, वैक्सीन के बारे में खबरें देने वालों के साथ साथ अफवाह फैलाने वालों का वर्ग भी पूरा एक सक्रिय है, और एक ये बड़ी अफवाह बार बार सुनने में आ रही है। कुछ देशों में तो हलाल को लेके भी अब इस पर बहस होने लगी, लेकिन उससे इतर भारत में कुछ जगह पर यह चर्चा हो रही है जरूर कि कहीं वैक्सीन से नपुंसकता तो नहीं हो जाएगी। इस भ्रम को कैसे दूर करेंगे? ये हमेशा रहता है। जब पोलियो वैक्सीन आई थी तो भी एक ये था कि कहीं पोलियो वैक्सीन से ऐसा तो नहीं है कि स्टरलाइजेशन हो जाएगा। लोगों को ये समझना चाहिए कि ये वैक्सीन की जो हम इतनी ट्रायल की है, इतनी रिसर्च हुई है, हजारों लोगों ने वैक्सीन लगाई है। अगर हम सारे वैक्सीन का पूरा देखें किन लोगों ने लगाई है तो 70 से 80 हजार लोग वैक्सीन लगा चुके हैं, और उसमें ना कोई स्टेरिलिटी का डेटा आया है ना कोई और मेजर साइड इफेक्ट का डेटा है। इससे हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। अगर हम इस पैंडेमिक से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसका एक ही जो हल है वो वैक्सीनेशन है, और हमें अपने साइंटिस्ट पे, अपने रिसर्चर्स पे फेथ होना चाहिए, उन पे विश्वास होना चाहिए। और ये भी हमें समझना चाहिए कि सब जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, सबसे पहले वैक्सीन वही लगा रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई बात होती तो वो अपने लिए अपनी वैक्सीन क्यों लगाते? इसलिए वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है, और सबको ये रूमर्स में नहीं जाना चाहिए। लोगों की जो साइंटिफिक लोगों की बात है उसको फॉलो करना चाहिए। एक आखिरी चीज पूछ रहा हूं डॉक्टर साहब चलने से पहले, वो ये कि आपने देखा होगा जैसे ही डेटा थोड़ा सा सामान्य होना शुरू हुआ है कोरोना के केसेस का, तो लोगों का आत्मविश्वास जो है वो अति आत्मविश्वास में बदलने लगा है। अब मास्क को लेके, सोशल डिस्टेंसिंग को लेके लोग उतने गंभीर नहीं है। क्या हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां इन चीजों को भी छोड़ा जा सके? बिल्कुल नहीं, हम ऐसी स्थिति में बिल्कुल नहीं आए हैं। और हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम यूरोप की सिचुएशन देखें, यूके की सिचुएशन देखें, अमेरिका की सिचुएशन देखें, उनकी सिचुएशन खराब इसीलिए है क्योंकि उनके लोगों ने ये बात छोड़ दी थी। पार्टिंग शुरू हो गई, लोगों का और चीजें शुरू हो गई, और उसके कारण एकदम केसेस वहां पे बढ़ गए। चाहे हम यूरोप की बात करें, और वहां पे फिर से लॉकडाउन लाना पड़ा, यूके में लॉकडाउन लाना पड़ा। हम ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ देश में भी ऐसी स्थिति आए। अगर हमें अब केसेस अपने कम रखने हैं तो अभी इस टाइम में हमें कुछ पार्टी करने की जरूरत नहीं है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि बस कुछ हफ्तों की बात है और ये केसेस जो है कम हो जाएंगे, सर्दियां भी निकल जाएंगी, वैक्सीन भी आ जाएगी, और हो सकता है कि अगले साल हम जो है अच्छी तरह से बिता पाएं। तो इसलिए हमें अब जो है पूरी तरह से सतर्क रहना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आज तक पर आने के लिए, और हमारे दर्शकों को नए साल के पहले आए इस नए कोरोना के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।